A very warm good evening, my lovely, lovely children. Can you all hear me? How are you, my batch of NEET 2022? Don't you worry. So many of you have written down to me that, ma'am, we want the 6 months NEET 2022 strategy. If you want to start term 1 very soon, just don't worry, as this month is going to come to an end and the new month is going to start. Vedantu Biotonic will bring a lot of super amazing gifts for you, a lot of super amazing things with absolutely a lot of great new changes, and you will see all of that. So good evening. आज ये टॉपिक खत्म करते हैं, एवोल्यूशन, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। आज की क्लास स्पेशली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो डिफिकल्ट टू रिमेंबर क्वेश्चंस होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस व्हिच ऑलवेज they're always like these questions जो आपको हमेशा परेशान करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So चलिए, let's quickly get started. There we go. तो उठा लेते हैं रिमोट और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्लास। माय यूजर आईडी ऑन इंस्टाग्राम इज वानी सूद फॉर वेदांतु। दैट्स माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू वांट टू गेट इन टच विद मी, यू हैव सम प्रॉब्लम्स, यू वांट टू आस्क मी दैट, you can tag me in a story, you can DM me your messages, you can follow me there for more things. Also Animal Kingdom में कल मैं कराऊंगी सीलन ट्रेट एंटीनोफोरा और कल आप लोगों का एवोल्यूशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट होगा। प्रीति जी, मैंने नाम ढूंढ रही थी, आज तुम्हारा नहीं बदल दिया। प्रीति जी क्या कह रहे हैं? दीपक जी, आराध्या जी, आई होप यू आर ऑल फाइन। देखिए बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। मैम, आई एम ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन एंड स्टडिंग, नोट्स बन रहे हैं। सो आप भी इतनी ही मेहनत कीजिए। आई प्रॉमिस यू, मेहनत हमेशा रंग लाती है and it will never go for a waste. So please focus on your studies, give 500% to your studies, and I'm sure it's really going to help you a lot. Like कर लीजिए, share कर लीजिए, subscribe कर लीजिए, become a part of Vedantu Biotonic, and it's totally going to be off like मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल से। Yes, चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस। वेदांतु के बारे में तो आपको सब कुछ पता है, आपको वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस के बारे में पता है, आपको ये पता है दैट अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको एक बात तो 100% पता होगी, वी विल नॉट लीव। हम आपके पीछे टीचर, क्लास टीचर, डाउट एक्सपर्ट्स, वी विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू नीड। हम आपके पीछे सब लोग लगा देंगे, आपके पीछे टेस्ट, असाइनमेंट्स, डिस्कशंस, डाउट्स एंड इतना कुछ करके it's not just lecture तो 2000-3000 में हो जाएगा। It is about providing that holistic support. डाउट आएगा तो कौन रिजॉल्व करेगा, टेस्ट कौन लेगा, टेस्ट को डिस्कस कौन करेगा, टेस्ट को एनालाइज करके बच्चे को कौन बताएगा, नोट्स कौन घर पर पहुंचाएगा, वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। और फिर भी अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई तो हम बोलेंगे कि अब हम में ही शायद कोई कमी रह गई थी एंड वी विल रिटर्न योर मनी बैक। दैट्स VIP। क्लास के बाद मेंटी क्विज होगा, कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग। नाउ एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ आपको राइट इन द बिगिनिंग ऑफ एवोल्यूशन एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड। ओके, एक सेकंड, एग्जिट एस्केप करते हैं, वॉल्यूम ऑन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, आप कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट। राइट, आपको पता हमने फॉसिल्स देख लिया, हमने डीएनए देख लिया, प्रोटीन्स की सिमिलैरिटी होगी, होमोलोगस एनालोगस देख लिया, नेचुरल सिलेक्शन देख लिया। अब टाइम पीरियड देखना है। चार्ल्स डार्विन ने कहा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, एंसेस्टर्स कैसे कैसे डिसेंड कर रहे हैं। नो साउंड।
तो आना चाहिए, इसमें तो आता है साउंड। एनी आइडिया साउंड क्यों नहीं आ रहा है? साउंड तो आना चाहिए बेटा। कोई आइडिया है किसी को? कहाँ से म्यूट होगा? म्यूट तो नहीं है बेटा। बहुत अच्छा वीडियो लाई थी मैं आप लोगों के लिए। अब चलेगा शायद, नहीं। I can't play that voice। चलो ऐसे ही करते हैं, पर हेडफोन्स तो कनेक्टेड नहीं है बेटा। देखो स्पीकर है। इट वॉज अ वेरी नाइस वीडियो। मैं बहुत ढूंढ के आज स्पॉन्जेस का भी वीडियो था, वो तो चला नहीं। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा वेट, यहाँ पे स्पीकर बंद है ना? एक सेकेंड, एक सेकेंड। साउंड कहाँ से होगा? ये नीचे से बंद है, बट हाउ टू ओपन दिस? अभी सुन रहा है? कैन यू हियर इट? A mechanism that resulted in evolution. Can you hear? That is until Charles Darwin introduced his hypothesis of natural selection. Charles Darwin was a naturalist in England who also raised pigeons as a hobby. He was amazed at the physical varieties breeders produced by selecting desired traits. In 1835, Darwin was hired as a naturalist. By studying the fossil record and comparing anatomical, developmental, and molecular information of organisms, we can see that life on Earth has evolved. Charles Darwin proposed natural selection as a mechanism for evolution. Evolution is a change in the heritable characteristics of a population from one generation to the next. Darwin used the phrase descent with modification to describe the unity of life, and that all organisms are descended from ancestral organisms. Proposed in the early 1800s, evolution was controversial because scientists could neither explain studying the fossil record and comparing anatomical, developmental, and molecular information of organisms, we can see that life on Earth has evolved. Charles Darwin proposed natural selection as a
for evolution. Evolution is a change in the heritage. By studying the fossil record and comparing anatomical, developmental, and molecular information of organisms, we can see that life on Earth has evolved. Charles Darwin proposed natural selection as a mechanism for evolution. Evolution is a change in the heritable characteristics of a population from one generation to the next. Darwin used the phrase descent with modification to describe the unity of life, that all organisms are descended from ancestral organisms. Proposed in the early 1800s, evolution was controversial because scientists could neither explain nor show a mechanism that resulted in evolution. That is until Charles Darwin introduced his hypothesis of natural selection. Charles Darwin was a naturalist in England who also raised pigeons as a hobby. He was amazed at the physical varieties breeders produced by selecting for desired traits. In 1835, Darwin was hired as a naturalist aboard the HMS Beagle, a mapping ship that sailed around the world, making various stops, including a stop at the Galapagos Islands, located west of Ecuador. While surveying the islands, Darwin collected samples of plants and animals, including a variety of birds that he believed were of very different species. Upon his return to England, a colleague identified many of the birds as being members of a group of closely related species of finches. Darwin had collected 12 of 14 different species of finches that inhabit the Galapagos Islands. Based on the identification of these 12 species and observations from other destinations along the way, Darwin developed a hypothesis that the Galapagos finches may have all originated from a common ancestral group of finches with the unique conditions on each island selecting for adaptations in finch populations. According to his hypothesis, a flock of ancestral finches flew to the Galapagos Islands from nearby Ecuador thousands of years ago. The islands are isolated from the South American mainland by 600 miles of open ocean and have different environmental resources, including food. The original colonizing population for each island exhibited variation in beak size and shape, and the islands varied in their food supply. Some islands contained mainly small seeds, others mainly larger, harder seeds, and still others had large insect populations. Finches with larger beaks could crack the larger, harder seeds, but had trouble collecting the smaller, delicate seeds. Finches with smaller beaks could pick up smaller seeds, but had trouble cracking larger seeds. On islands where the dominant food supply was larger, harder seeds, Darwin observed that finches with larger beaks were more prevalent. On islands where smaller seeds dominated the food supply, finches with smaller beaks were more prevalent. Darwin hypothesized that the food supply influenced the characteristics of the bird populations. The birds that are able to gather seeds most effectively are more likely to survive and reproduce, passing their traits to the next generation. This reproductive success is referred to as fitness. Birds that can't feed on the food supply as effectively are less likely to survive and reproduce. Over time, the favorable beak shapes become more common in the population. Nature chooses natural selection. Populations of finches on the Galapagos Islands, with the pigeon breeders in England selecting and breeding birds for specific traits. However, in this case, the environmental conditions selected for specific traits. Adaptive radiation. Or adaptations that increase an individual's chance to survive and reproduce are more often passed to the next generation. Their offspring would exhibit those similar traits. Over time, the population would change. He called this process natural selection. Although Darwin could not have known this, the size and shape of a finch's beak is determined by multiple genes inherited from the parents. Mutations in the genes lead to new alleles, which are versions of a gene. These different alleles influence the size and shape of the finch's beaks. These alleles can be passed from parent to offspring.
offspring that receive the small beak alleles tend to have smaller beaks. Those receiving the large beak alleles will tend to have larger beaks. Because the beak size and shape are influenced by multiple genes with multiple alleles, there can be a large amount of genetic variation in a population, which can lead to various phenotypes. Natural selection acts on phenotypic variation. In a small population, allele frequencies can change rapidly due to natural selection. As descendants of the ancestral finches migrated to adjacent islands, they carried their alleles for beak size and other characteristics. The environmental conditions, including the food sources on each island, influenced the reproductive success of the birds, such that over time the population changed. After many changes accumulated in a population, it gave rise to a separate species. In the case of the Galapagos finches, the process of speciation occurred many times, producing the 14 species of finches currently found on the Galapagos Islands. 14 species. In a similar way, natural selection has helped shape the evolution of many different species all over the world. Darwin relied on the scientific tools at his disposal, the fossil record, and anatomical, developmental, and environmental observations to formulate his hypothesis. It is significant to note that molecular studies have yielded further support to the theory of evolution by natural selection. How's the video? Did you understand everything? Say yes. In every class, कल की क्लास में आपको sponges पे वीडियो मिलेगा at 7 p.m. Every class now 20 to 23, I will focus on these videos and we will make sure that we learn from these videos, because when you watch them like a movie, your learning is way higher. मैं कितना भी finches के बारे में बता दूं, isolation बता दूं, speciation बता दूं, जब एक बार you will learn it from the video, your learning is going to be massive. Done? अब आते हैं आज की क्लास पे, which is on geological time scale, और एक human evolution की क्लास तो ऐसे होने वाली है that you will never forget it. I'm especially going to Bangalore for human evolution class, तो क्या आने वाला है मैं आपको बताने वाली हूँ, don't you worry about it. तो अब शुरू का first day of the class याद करो, I'm like making a complete note. शुरू का first day याद कीजिए आप क्लास का. क्या आपको याद है जो फर्स्ट डे हुआ था क्लास का, तब मैंने बताया था जैसे जैसे स्पीशीज या ह्यूमंस या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इवॉल्व कर रहा है, वैसे वैसे एग्जैक्टली वैसे वैसे अर्थ भी इवॉल्व कर रहा है. The evolution of the earth is called the geological time scale. So the geological time scale divides the history of the earth into eras, periods and epochs. Is that clear? Eras, periods and epochs. तो ये तीन है earth. This is how the earth is going to evolve. Are you getting my point, everybody? Derived from the accumulation of data from the age of fossils. हमें अलग अलग strata क्या होता है? Levels of earth. मुझे अलग अलग levels of earth पर अलग अलग fossils मिले. मैंने पिछली क्लास में भी 3 या 4 बार बताया था. The more deeper you go, the older the fossil. The topmost layer has newer and newer fossils. So derives from accumulation of data from the ages of fossils into strata, various layers. Life सबसे पहले आई Pre-Cambrian period में. तो चलिए एक एक करके मैं आपको सब कुछ बताती हूँ. सबसे पहले आपकी eras, सबसे पहले eon. Eon बेसिकली होता है very 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 long time. Eon को मतलब जिसे कहते हैं ना हिंदी में सदियां बीत गई, हजारों करोड़ों साल बीत गए. Eons. फिर आएंगे eras, quaternary, neogene, paleogene. ये periods हैं of Cenozoic era. Cretaceous, Jurassic, Triassic periods हैं of Mesozoic era.
पर्मियन, कार्बोनिफरस, डेवोनियन, सिलूरियन, ऑर्डोविसियन, कैम्ब्रियन पीरियड्स हैं ऑफ पैलियोजोइक एरा। तो एरास, पीरियड्स एंड इपोक्स। इपोक्स है आपके होलोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, पैलियोसीन, सब कुछ मैं आपको कराऊंगी। फाइनली हेडियन ऐसे। इज दैट क्लियर? तो आपको, और ये टुडे होलोसीन के बाद आज। तो चलिए A to Z मैं आपको डिटेल में कराती हूँ। सबसे पहले है आपका प्री कैम्ब्रियन एरा, कैम्ब्रियन से भी पहला प्री कैम्ब्रियन। सबसे पहले कैम्ब्रियन के बाद आएगा ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफरस, पर्मियन, ट्रायासिक, जुरासिक। तो सबसे पहले है प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा में 87% ऑफ द टाइम जो है अर्थ का वो प्री कैम्ब्रियन एरा में है। बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था। प्री कैम्ब्रियन ओल्डेस्ट है, तो अर्ली एटमॉस्फेयर हैड नो ऑक्सीजन, नो ओजोन। Is that clear? There was no protective oxygen and ozone. So UV radiations जो हैं वो अर्थ को बॉम्बार्ड कर रही थी। UV radiations. So अगर कोई पूछे no oxygen, what are you going to write? Pre-Cambrian. Pre-Cambrian. If somebody asks you UV radiations used to come and bombard the earth, what are you going to write? Pre-Cambrian. First cells आए, पहले प्रोकैरियोट्स आए 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। फिर आए ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया फोटोसिंथेसिस और ऐड किया ऑक्सीजन। सो हु वाज द फर्स्ट वन टू गिव ऑक्सीजन? Who was the first one to give oxygen? Cyanobacteria. Who was the first one? NCERT से थोड़ा एक्स्ट्रा है, very important from MCQ point of view. Aerobic bacteria proliferate किया, oxygen rich atmosphere बना, new metabolic pathways, right? Aerobic bacteria, cyanobacteria जिसे है oxygen rich atmosphere बनते चला गया। तो प्री कैम्ब्रियन में सबसे पहले कौन आया? आर्कियबैक्टीरिया, राइट एवरीबडी? फिर बैक्टीरिया, यूकैरिया आर द रियल बैक्टीरिया, आर्किय ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, आर्कियबैक्टीरिया, राइट? फर्स्ट सेल्स, बैक्टीरिया का भी कौन सा टाइप है? आर्किया, देन द रियल बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया वो डेंजरस बैक्टीरिया हैं जो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, जो बॉटम ऑफ द ओशन में रह सकते हैं, जो डैम्प एरियाज में रहकर, दलदल एरियाज में रहकर मीथेन बनाएंगे, मीथेनोजेंस, हॉट एरिया में रहने वाले, थर्मोफाइल्स, सॉल्टी सी, बॉटम ऑफ द ओशन में रहने वाले, हैलोफाइल्स। इज दैट क्लियर एवरीबडी? Done. Bacteria can be aerobic or it could be photosynthetic. Photosynthetic are cyanobacteria, aerobic bacteria जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हेटेरोट्रोफिक, फिर प्रोटिस्टा बनेंगे, प्रोटिस्टा के पास न्यूक्लियस आ जाएगा, देन एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई, प्रोटिस्ट, जो मैंने आपको विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कराया है। So, सबसे पहले सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया कौन है? आर्कियबैक्टीरिया, जिसमें क्या है? थर्मोएसिडोफाइल्स, मीथेनोजेंस, हैलोफाइल्स, राइट? फर्स्ट सेल से बने। यूकैरियोट्स के बाद प्रोटिस्टा बनेंगे। तो यहां तक सबको समझ में आ रहा है एवरीबडी? सबसे पहला एरा है प्री कैम्ब्रियन एरा। सबसे पहला एरा कौन सा है बच्चों? प्रिंसी, शिवानी, सानवी? प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा। तो सबसे पहले जो आई यूकैरियोटिक सेल्स कब आई? जिनके पास न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक 2.1 बिलियन ईयर्स अगो। कब आए? 2.1 बिलियन ईयर्स अगो। बताइए, राइट एवरीबडी? ये कैसे थे? एरोबिक। एरोबिक दैट मींस दे यूज्ड टू बी यूजिंग ऑक्सीजन। कईयों के पास न्यूक्लियस था, कईयों के पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कईयों के पास न्यूक्लियस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हो सकता है ये एक
लार्ज प्रोकैरियोट है। कौन है ये? लार्ज प्रोकैरियोट। आपको दिख रहा है इस लार्ज प्रोकैरियोट ने दो छोटे प्रोकैरियोट्स को इनगल्फ कर लिया। एक छोटा प्रोकैरियोट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज ऑक्सीजन ब्रीदिंग बैक्टीरिया, मतलब इस छोटे बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरे छोटे बैक्टीरिया के पास, फोटोसिंथेटिक के पास, क्लोरोप्लास्ट है। Can you see that this large prokaryote has engulfed the small prokaryotes? Can you see large prokaryote है और इसने छोटे छोटे प्रोकैरियोट्स को इंगल्फ कर लिया। देखो, ग्रीन को भी इंगल्फ कर लिया और रेड को भी इंगल्फ कर लिया। कैन यू सी दिस? एक लार्ज प्रोकैरियोट ने दो छोटे प्रोकैरियोट को इंगल्फ कर लिया। कैन एवरीबॉडी ऑन माय स्क्रीन सी दैट? लाइक इट्स अ लार्ज जायंट प्रोकैरियोट। उसने एक माइटोकॉन्ड्रिया जैसे किसी को इंगल्फ कर लिया, जैसे आपने पिज्जा भी खा लिया और पास्ता भी खा लिया, एंड उसने क्लोरोप्लास्ट को भी इंगल्फ कर लिया। नाउ आफ्टर इंगल्फिंग उसको पता चला, शिट, माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी बना रहा है, क्लोरोप्लास्ट तो सनलाइट को ट्रैप करके एनर्जी बना रहा है। तो इट इज लाइक सोने की मुर्गी। It is like सोने की मुर्गी. Really, this large prokaryote has engulfed the smaller prokaryote. Now, will this large prokaryote want to destroy them? अगर आपको एक सोने की मुर्गी मिल गई, आप उसको मार दोगे? So this large prokaryote will turn into a eukaryote. वो मारेगा नहीं उन्हें, वो उन्हें संभाल के रखेगा. And this is going to turn into the chloroplast and the mitochondria. Mitochondria were once free-living aerobic prokaryotes. Chloroplast also were photosynthetic prokaryotes. तो large prokaryote ने इन दोनों small prokaryotes को engulf कर लिया. A large prokaryote engulfed the smaller prokaryotes and it did not digest them. समझ आया? इट्स लाइक सोने की मुर्गी, आप उसको मारोगे थोड़ी ना। सो ये बेचारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एटीपी बना रहा है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एटीपी बना रहा है। सो दैट इज द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. वेरी इंपॉर्टेंट. एंडो मींस इनसाइड, दे इंगल्फ. सिम्बायोसिस मींस लिविंग टुगेदर, प्यार से रह रहे हैं, लिविंग टुगेदर, हार्ट बना हुआ है. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, they are living together. Is that clear? आया समझ में? अब इसके बाद आएगी Paleozoic era, Pre-Cambrian. Pre-Cambrian के बाद कौन आती है? Cambrian. So Cambrian शुरू होता है. Cambrian period किससे शुरू होता है? Cambrian period. Cambrian period, Paleozoic era. Cambrian period, Paleozoic era. ऐसे एंड किससे हो रहा है? Cambrian period. Permian period. Yes, Paleozoic era एंड किससे हो रहा है? Permian. तो सबसे पहले कौन आया Paleozoic में? Paleozoic era में आया Cambrian. Cambrian के बाद Ordovician. Ordovician के बाद Silurian. Silurian के बाद Devonian. Devonian के बाद Carboniferous. Permian, Triassic, Jurassic, Cretaceous. Right? Triassic, Jurassic, Cretaceous है Mesozoic का पार्ट. Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian है Paleozoic का पार्ट. तो चलिए आ जाइए Paleozoic. Paleozoic era किससे स्टार्ट होता है बेटा? Cambrian period. It lasted 300 million years. इसके अंदर 3 mass extinction हुए. 3, वो आइस एज मूवी देखिए, 3 mass extinctions. Right? And extinction is a total disappearance of all membranes of a species or higher taxonomic category. So how many mass extinctions were there in Paleozoic era or Cambrian period? 3. It lasted for 300 million years. And what is mass extinction? It's like ice age, all of the living organisms die. Disappearance of a large number of taxa is called the mass extinction. Occurred within a relatively short period of time. कुछ मिलियन सालों में हो गया. Otherwise it takes a long time. Right? Land, water से land वाले animals आना शुरू हुए 500 million years ago. Seedless vascular plants जो हैं, seedless vascular plants, seed नहीं बना रहे हैं. Seedless vascular plants.
इसमें सबसे ज्यादा आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, राइट। कार्बोनिफरस पीरियड में कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। आपके साइकडेसी, आपकी फर्न्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। सीडलेस वैस्कुलर प्लांट आए सिल्यूरियन पीरियड में। सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म्स कब हो गए? कार्बोनिफरस पीरियड में। फर्स्ट लैंड प्लांट्स आए 400 to 600 मिलियन ईयर्स अगो। इसमें आपका कोई भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, नथिंग विल बी देयर टू एक्सप्लेन, सिर्फ एक चार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बट वन लाइन और एमसीक्यूज जो टर्म 1 में है जैसे क्वेश्चंस, वो इसमें आ सकते हैं। Invertebrates around 500 million years ago आए। 400 million years ago arthropods were the first animals on land. इनके पास एक्सोस्केलेटन था, जिसकी वजह से ये लैंड पे जा सकते थे। फर्स्ट एनिमल्स ऑन लैंड वर योर आर्थ्रोपोड्स, वेरी सक्सेसफुल, राइट। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस थी, जिनसे बहुत फास्ट रन कर सकते थे अगर लैंड में इनको अटैक करने कोई भी आता। दैट इज व्हाई दे ग्रू ऑन लैंड। फिशेस सबसे पहले आई आपकी ओर्डोवीसियन पीरियड में, एमसीक्यूज। डिवोनियन पीरियड में आए एम्फीबियंस, लैंड एंड वाटर दोनों वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यही आएगा एमसीक्यू में। ओर्डोवीसियन पीरियड में क्या हुआ? फिशेस आए। डिवोनियन पीरियड में क्या हुआ? एम्फीबियन। कार्बोनिफरस पीरियड में क्या हुआ? जिम्नोस्पर्म्स थे। इज दैट क्लियर? और डाइवर्सिफाई कब हुए? आपकी जॉलेस फिशेस, मिक्सीन्स कब बनी? 350 मिलियन ईयर्स अगो। फिश भी बनी जो लैंड के पास जाकर वापस आ सकती थी। कार्बोनिफरस पीरियड में आपका मास एक्सटिंक्शन अकर्ड एट द एंड ऑफ पर्मियन पीरियड। पर्मियन, इसमें आपके जुरासिक पार्क वाला जो सीन है वो यहीं से आता है। ट्रायासिक पीरियड, नॉन फ्लावरिंग सीड प्लांट्स बिकेम डोमिनेंट, फॉर एग्जांपल आपका पाइनस वगैरह। यस, सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी इतना नहीं आता, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जुरासिक पार्क जो मैंने बोला ही था अभी। डायनासोर्स सबसे ज्यादा आए, और छोटे छोटे स्मॉल मैमल्स थे और इनसिग्निफिकेंट थे, किसी काम के नहीं थे। मैमल्स नहीं थे। जुरासिक पीरियड वाज द एज ऑफ रेप्टाइल्स। उसमें भी कौन सी रेप्टाइल्स? डायनासोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स कब आए आपके? क्रिटेशियस पीरियड में फ्लावरिंग प्लांट्स है। सिर्फ वन लाइनर एमसीक्यूज आते हैं, जस्ट गेट माय नोट्स, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। डायनासोर्स जो हैं वो एंड ऑफ क्रिटेशियस में डिक्लाइन होने लग गए, और कौन आने लग गया? डायनासोर डिक्लाइन होने लग गए, और क्रिटेशियस के एंड में कौन आ गया? मैमल्स, जिन्होंने अडैप्टिव रेडिएशन किया, पूरे स्प्रेड हो गए, because there was a big space which was left by the extinction of dinosaurs. Somebody had to occupy those niches. किसने occupy किया उन niches को? Mammals. Mammals moved into the habitats left vacated by dinosaurs. Jurassic में डायनासोर जो थे वो डोमिनेंट थे। उसके बाद क्रिटेशियस में डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, और कौन आ गया? एंड ऑफ क्रिटेशियस में आ गए आपके मैमल्स, राइट। ट्रायसिक, फर्स्ट डायनासोर मैमल्स, फ्लावरिंग प्लांट्स आना शुरू हुए। क्रिटेशियस, डोमिनेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जुरासिक इज द एज ऑफ रेप्टाइल्स, डोमिनेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, मैंने आपको बताया ही था। ये तीनों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इज दैट क्लियर? एंड फाइनली आया सीनोजोइक पीरियड, जिसको हमने डिवाइड किया टर्शरी और क्वार्टरनरी पीरियड में। देखिए, टर्शरी और यस क्वार्टरनरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टर्शरी और क्वार्टरनरी पीरियड में क्या हुआ है? मैमल्स आते रहे, सेवरल स्पीशीज टुक टू द एयर, बर्ड्स आए, प्राइमेट्स बने, राइट एवरीबॉडी। कई प्राइमेट्स ट्रीज पे रहने लग गए, लेमूर्स, लॉरिस की बात कर रहे हैं, आर्बोरियल मंकीज की बात कर रहे हैं, एंसेस्ट्रल एप्स, मेगाफोना, बहुत तरह के ट्रीज एंड एनिमल्स डेवलप हुए। ह्यूमन हंटिंग may have been responsible for the extinction of mammalian megafauna. So अभी हम जिस in the middle of mass extinction है, that is because of human extinction.
फिर आया सीनोजोइक एरा, वूली मैमोथ थे, साइबेरिया में रहते थे, दैट इज वाई इनका तो वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल हमें अवेलेबल है। सीनोजोइक एरा के एपोक्स और एजेस, हीलियोसोइन है 65.5 बिलियन ईयर्स अगो, सबसे पहले लार्ज मैमल्स आए लाइक वूली मैमोथ। फिर आया आपका इयोसीन, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर मैमेलियन बाय मॉडर्न वंस। तो छोटा हॉर्स भी छोटा था, अब वो प्रेजेंट डे हॉर्स बना। इयोसीन, जो पुराने मैमल्स थे उन्होंने चेंज करके जो आजकल के मैमल्स दिखते हैं, इयोसीन अराउंड 57 to 60 मिलियन ईयर्स अगो। ओलिगोसीन, मैमल्स बहुत डोमिनेंट हो गए मैमल्स। और मियोसीन, बड़े बड़े ट्रीज से भी ग्रासेस, मोनोकॉट्स, राइट एवरीबॉडी, मोनोकॉट्स, मियोसीन, मोनोकॉट्स, ग्रासलैंड्स बनने लग गए, ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए ग्रासलैंड्स बने, दैट इज योर मियोसीन। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्लास, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? एवरी पॉइंट जस्ट राइट डाउन। फिर आया प्लियोसीन, होमिनिड्स, ह्यूमन एंसेस्टर्स आना शुरू हुए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? प्लिस्टोसीन, अर्लीएस्ट ह्यूमंस, आइस एज भी शुरू हो गई, आइस एज शुरू हो गई, दैट वाज अगेन वन मोर एक्सटिंक्शन। प्लिस्टोसीन 1.6 मिलियन ईयर्स अगो अर्लीएस्ट ह्यूमंस अपीयर्ड, आइस एज शुरू हुई। एंड होलोसीन 0.01 मिलियन ईयर अगो आइस एज खत्म हो गई। आपको टूल नजर आ रहा होगा, एग्रीकल्चरल लैंड नजर आ रही होगी, आइस एज एंड्स, ह्यूमंस आर डोमिनेंट। ह्यूमंस के लिए भी मैंने कुछ बनाया यहाँ पर, तो ये देखिए आपका ट्रायासिक, फर्न्स, कॉनिफर्स, मैमल्स आना शुरू हुए, ओरिजिन हुआ मैमल्स का, फर्न्स और कॉनिफर्स। कॉनिफर्स आपको पता है पाइनस ट्रीज, जिम्नोस्पर्म्स, जुरासिक एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ, पर डायनासोर्स डोमिनेंट थे। एज ऑफ रेप्टाइल्स मैंने आपको एमसीक्यू में लिखवाया है। फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म्स डिक्लाइन होना शुरू हुए, बर्ड्स एंड एनिमल्स का राइज होना शुरू हुआ क्रिटेशियस। सीनोजोइक में टर्शरी इज द एज ऑफ एंजियोस्पर्म्स, क्वाटरनरी इज द एज ऑफ ग्रासेस एंड हर्ब्स। मॉडर्न मैन किसमें डोमिनेंट है? क्वाटरनरी में। और प्रिमिटिव मैन किसमें आया था? टर्शरी में। कैन यू ऑल सी दिस? गॉट इट? यस, अंडरस्टूड बेटा? कोई डाउट? पक्का? सुरभि, एलिस, दीपांशी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और इतना मैंने आपको क्रिस्प तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है कि आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, डोंट हैव टू रेफर एनी बुक, एनी नोट्स। डन। कैम्ब्रियन पीरियड एल्गी बनी थी, इनवर्टिब्रेट्स बने थे कैम्ब्रियन पीरियड में, ठीक है। आपका फर्स्ट लैंड प्लांट्स आए थे ओर्डोवीसियन पीरियड में। फिशेस आपकी आई थी सिलूरियन पीरियड में। फिशेस, एज ऑफ फिशेस कहती है डिवोनियन पीरियड। एज ऑफ एम्फीबियंस कहलाती है कार्बोनिफरस पीरियड। ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स हुए थे पर्मियन पीरियड। जहां जहां मैंने एमसीक्यू लिखा है वो सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि देयर इज सो मच दैट यू विल हैव टू बाय हार्ट। मैं इसके शॉर्ट फॉर्म्स भी आपको बता दूंगी, नेमोनिक्स भी आपको बता दूंगी, but there is a lot to remember. Done? अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट सा क्विज करवाती हूँ ताकि आपको पता चले इसमें क्या क्या आता है। और बच्चों, अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हो, आप बिल्कुल अभी गिव अप मत कीजिए। 6 to 7 मंथ्स में आपकी परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ तक आ सकती है और अगले 6 मंथ्स में रिवाइज करके आप 650, 660 ला सकते हो। आज आपने सुबह का लेक्चर देखा ही होगा, इस बार से स्कोर 610 से कम नहीं जा रहा है। सो यू रियली नीड टू वरी, yes, you really need to work very very hard. 12th में अगर आप हैं, 11th आपकी नहीं हुई है, तो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। आपको 11th और 12th दोनों एक साथ में करनी है। एंड वेदांतु कैन हेल्प यू, क्योंकि आपको अनलिमिटेड लाइव कोर्स और प्रैक्टिस मिलेगा। तो 12th के साथ साथ आप 11th कीजिए, क्लास में अपने डाउट सॉल्व कीजिए, 12th की क्लास लगाइए। आपको फ्री 12th में आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, आपको फ्री KVPY की क्लासेस मिलती है,
आपको डिटेल में फ्री सारे प्रीवियस ईयर क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट आपको मिलते हैं, असाइनमेंट्स, टीचर्स आप चूज कर सकते हो, हजारों लाइव माइक्रो कोर्सेज कर सकते हो एंड लुक एट द प्राइस। सो प्लीज डोंट मिस इट एट ऑल, राइट। कोर्स तो आपको पता ही है, VD Pro। कहां से जाना है आई विल टेल यू, तो पहले मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा एक क्विज करवाती हूँ। तो आ जाइए, ये रहा, फुल स्क्रीन कर लीजिए इसको और 30316151 आ जाइए। प्लीज गो टू menti.com 3030 3031 6151। चलिए 30316151। Done? Five, four, three, quick, two, can we start? Let's see आज की क्लास कितने बच्चों को समझ में आई है। याद रखते, समझ में तो सबको आ गई है। Arthropods invaded the land, I told you in the class. Five seconds. $400 million years ago. I know in the first time it can look a little difficult. यार ये क्या हो गया? Yes, चलो देखते हैं. Amar, Preet, Aisha, Jim's Jam, Sanvi. Largest dinosaur was, ये तो आता है, तो easy है. Tyrannosaurus rex, ये तो सबको ही आता होगा। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3। ये तो मैंने 3 बार क्लास में बताया।
सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफरस, ऑर्डोविसियन। डिवोनियन। फोर्थ, प्रिमिटिव मैन, प्रेजेंट डे मैन नहीं कह रही हूं मैं। Tertiary period. Well done. Next, last but not the least. Question number 5. Excellent. Ordovician. First land plants and origin of vertebrates. Fishes के टाइम पे मोर लैंड प्लांट्स, ऑर्डोविसियन, कार्बोनिफरस पीरियड में तो आपके बढ़ने लग गए बेटा। देविका, प्रीत, थोरल, अमिता, चंचल, खुशी, श्रीमती, रे, तन्मय, माइकल। So see, all of these are previous question। तो मुझे एक चीज जरूर लगती है that what you need to do is इसको एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा। Don't you think so? राइट 2022 का प्लान दे दूंगी बेटा। हरिओम, हर बार लेक्चर में आके रिक्वेस्ट करना बंद करो बेटा। पिछले में मैंने आपको बोला है, आज क्लास के शुरू में भी बोला है, फिर आ गए एक ही बात लेके। बताओ यस तो आपको एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा। पढ़कर आइए क्योंकि कल इसका टेस्ट है और परसों 2022 का 6 months प्लान आई एम गोइंग टू डिस्कस। डन, टेक केयर, बाय, सी यू। कल टेस्ट है इस टॉपिक का, पढ़कर आइएगा अच्छे से और उसके बाद आपका टर्म 1 स्टार्ट होने वाला है। बाय गाइस।